हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए एनटीए अभ्यास ऐप से जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं उनमें से भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, इन क्वेश्चंस के डिस्कशन को देखने का एक फायदा ये समझ में आता है कि आपने जितनी भी तैयारी की है उस तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। चार चांद का मतलब है कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत भी यदि भूले हुए हैं या कोई कॉन्सेप्ट बच गया है तो वो कॉन्सेप्ट यहां से आपको मिल जाएगा और आप रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत हो तो आप ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि एक सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सेम मास सेम रेडियस आर गिवन अ स्पिन अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, यानी कि इनके सेंटर के अबाउट इनको घुमा दिया जाता है। आगे दिया है दे आर प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द स्पिन एंगुलर वेलोसिटी सेम फॉर बोथ द स्फीयर्स एंड इट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से दोनों को घुमाया जाता है। और आगे दिया है एंड इट वंस द प्योर रोलिंग स्टार्ट्स द v1 एंड v2 बी द लीनियर स्पीड्स ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। देन v1 और v2 के बारे में आपको बताना है। गोले दो हैं हमारे पास, सॉलिड और हॉलो, उनको घुमा दिया ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से और ऐसे चुपचाप जो है आराम से जो है एक रफ सरफेस पर रख दिया है। तो आपको बताना है कि उनकी जब वो रोलिंग स्टार्ट कर देंगे तो उनकी लीनियर स्पीड्स v1 और v2 में कौन ज्यादा बड़ा है या आपस में बराबर तो नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने का एक सबसे आसान तरीका होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो यहां पे देखिए कि पहले जैसे ही हम इसको रख रहे हैं इस रफ सरफेस पर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा नॉट के बराबर है। इस तरीके से ओमेगा नॉट में कह सकता हूं। जैसे ही आप इसको टच कराएंगे, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, इस लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी देखिए किस तरफ है, आर ओमेगा नॉट के बराबर है इस तरफ। तो मैं कह सकता हूं नीचे वाला पॉइंट पीछे की तरफ स्लिप होना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन इस लोएस्ट पॉइंट पर किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा? काइनेटिक होगा, बिकॉज इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो रही है, दोनों ऑब्जेक्ट्स रिलेटिव टू ईच अदर मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पे एक्ट करने वाला है इस समय। अब क्या होगा? फ्रिक्शन यदि लग रहा है और कोई फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं है, तो ये जो आपका राउंड ऑब्जेक्ट है ये आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा और कुछ समय के बाद मैं कह सकता हूं कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी vcum और इसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा, और यहां पे क्या होगा? vcum इज इक्वल्स टू r ओमेगा। और ये बात आप याद भी रखें, यदि कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोल नहीं कर रहा है, राउंड ऑब्जेक्ट प्योर रोल नहीं कर रहा है और उसको रफ सरफेस पर रख दिया जाए, तो वो अल्टीमेटली ये कोशिश करता है, यदि रफ सरफेस है, इनफ रफ सरफेस है, तो वो प्योर रोलिंग करता है थोड़े समय के बाद में। ठीक, तो याद रखें कि कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट को रफ सरफेस पर रखेंगे, पहले वो रोल नहीं कर रहा है तो बाद में वो रोल करेगा। ठीक, उसकी टेंडेंसी है कि वो रोलिंग को अचीव कर ले। तो ये भी कुछ समय के बाद ये रोल करेगा। हमसे पूछा है कि फाइनली इसकी लीनियर स्पीड कितनी हो जाएगी? vcum आपको बताना है कि दोनों अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या होने वाला है। तो मैं ग्राउंड पर एक पॉइंट चूज करता हूं, मैं कोई भी पॉइंट यहां पे चूज कर लेता हूं। मैंने पॉइंट चूज किया है यहां पे, पॉइंट P, और आप देखें तो ये जो फोर्स है इसके ऊपर पूरे रास्ते में फ्रिक्शन जो लगेगा वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है इस तरफ है, हमेशा फ्रिक्शन लोएस्ट पॉइंट पे लगेगा। तो ये फ्रिक्शन इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स इस पॉइंट से पास हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा? इस पॉइंट के अबाउट 0 के बराबर आने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, टॉर्क ऑफ mg, टॉर्क ऑफ नॉर्मल, ये सब के सब टॉर्क जो हैं 0 के बराबर हैं। यहां से लेके यहां तक के बीच में पॉइंट P के अबाउट ये बातें हो रही हैं। तो नेट टॉर्क यदि सिस्टम पर 0 है, देखिए टॉर्क हमने यहां पर लिया है जानबूझकर P पॉइंट पे, जिससे मैं कह सकूं कि फ्रिक्शन यहां से पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो और mg और नॉर्मल के टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपस में 0 हो गए, ये फ्रिक्शन का इंडिविजुअल 0 है, तो नेट टॉर्क 0 है, तो कह सकता हूं L इनिशियल of the system about P is equals to L final of the system about P। अब ये आपको लिखना आता है तो आपसे सवाल हो जाएगा, नहीं आता तो जरूर प्रैक्टिस करें। अभी देखें कि जब रोलिंग आपको पढ़ाई गई थी तो आपको सिखाया होगा कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में कि एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है। ठीक, किसी जनरल मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है।
तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ये पहले सिर्फ रोटेशन कर रहा है, तो ICOM इंटू ओमेगा नॉट, ये इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। यहां पे फाइनल एंगुलर मोमेंटम में लिख सकता हूं, इसका रोटेशन है, सो ICOM इंटू ओमेगा प्लस MV इंटू आर। ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि ये रोल कर रहा है तो ओमेगा को V अपॉन आर लिख सकता हूं मैं। तो आ जाएगा आपके पास ICOM इंटू V अपॉन आर, कॉमन ले लेंगे V को तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे MR, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा V। यहाँ पे आपको मिलेगा ICOM इंटू ओमेगा नॉट। तो यहां से V की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू ICOM इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय ICOM बाय R प्लस MR। तो यहां से मैं R को यहां भेज दूंगा तो MR स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे R आ जाएगा। I से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो ओमेगा R डिवाइडेड बाय 1 प्लस MR स्क्वायर डिवाइडेड बाय I। तो ये आपको लीनियर स्पीड मिलने वाली है किसी भी एक राउंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो। अब हॉलो और सॉलिड स्फीयर हमारे पास हैं, दोनों में अंतर क्या है? दोनों की मास रेडियस बराबर है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का अलग अलग है। तो यदि जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो ये वाली क्वांटिटी उसके लिए कम होने वाली है। इसका मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर उस क्वांटिटी के लिए कम होने वाला है और ओवरऑल क्वांटिटी उसके लिए ज्यादा होने वाली है। तो मैं कह सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो लीनियर स्पीड भी उसकी ज्यादा है। तो आप कंपेयर कर लीजिए, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर होता है और आपके हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 0.4 mr स्क्वायर है और यहाँ पे 0.66 mr स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली कह सकता हूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो हॉलो स्फीयर की लीनियर स्पीड ज्यादा होगी कंपेयर टू सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड का V1 है और हॉलो का V2 है, V2 ज्यादा होगा V1 से। देख लीजिए हमारे पास C ऑप्शन जो है वो मैच कर जाता है, V2 इज ग्रेटर देन V1। इसके बाद ये समझ में आया आपको। तो यहाँ पे जो मेन क्रूशियल पॉइंट है वो एंगुलर मोमेंटम लिखना है पॉइंट P के अबाउट। तो आप यदि आपको ये नहीं आता है और आपको लग रहा है कि मैं सीख जाऊंगा, तो आप जरूर अपने नोट्स खोलिए और वहां पे किसी जनरल मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम लिखना सीखिए। ये काफी क्वेश्चंस रोटेशन से इसके ऊपर आते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और हमारी स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 2। एक स्मॉल रिंग है जिसका मास m है। स्मॉल रिंग मास m कंस्ट्रेंट टू स्लाइड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल वायर फिक्स बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। दो रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल वायर, वहां पे एक रिंग लगी है कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ सेम मास। पार्टिकल का मास सेम है, आइडियल स्ट्रिंग है, होल सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एज शोन इन द फिगर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द वायर इज 3/5। 0.6 है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वायर एंड दिस रिंग। द रिंग विल स्टार्ट स्लाइडिंग व्हेन द कनेक्टिंग स्ट्रिंग विल मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अब ये रस्सी यदि वर्टिकल से थीटा एंगल बनाती है तो ये कह रहे हैं कि रिंग स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है। उससे पहले वो स्लाइड नहीं कर रही थी, जस्ट अभी अभी उसने स्लाइड करना स्टार्ट किया है। तो आप बताइए थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि ये जो रिंग है ये रिंग स्लाइड नहीं होती है। कब तक स्लाइड नहीं होती है? जब तक ये एंगल थीटा नहीं बन जाता। मैं कह रहा हूं कि यहां पे जस्ट एंगल थीटा बन रहा है और ये जस्ट अभी स्लाइड हो रही है, जस्ट स्लाइड हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट रेस्ट पे है। बस इसके ज्यादा जैसे ही थीटा होगा ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो मैं कह सकता हूं अभी तक ये रेस्ट पे थी और ये जो मास पार्टिकल है ये यहां से नीचे आया था सर्कुलर मोशन करते हुए। इसका मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है और इसके पास कुछ वेलोसिटी होने वाली है, मैं ये कह सकता हूं। अब इस वेलोसिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले पार्टिकल यहां था, अब पार्टिकल यहां है, कितना नीचे आया है। देखिए कितना नीचे आया है। मैं कह सकता हूं ये लेंथ यदि L के बराबर है तो L cos थीटा ये वर्टिकल हाइट नीचे आया है। L cos थीटा वर्टिकल हाइट नीचे आया है। तो मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं, आप चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी mgl cos थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो v की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2gl cos थीटा का अंडर रूट। ये आपको स्पीड मिल चुकी है इस पार्टिकल की। अब और फोर्सेस की बात करें, देखिए रस्सी जो है, रस्सी अपने कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पर एक पुलिंग फोर्स लगाती है। तो इस रस्सी को देखिए, रस्सी से कनेक्टेड कौन है? एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। इन दोनों के ऊपर एक पुलिंग फोर्स जो है ये लगाने वाली है। तो इसमें इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एक टेंशन यहाँ पे लगेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एक टेंशन यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है?
mg के बराबर फोर्स है और यहाँ पे कौन सा फोर्स है, mg के बराबर फोर्स है। इस mg के कंपोनेंट्स यदि मैं लेता हूं तो देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, और ये कितना हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा आपके पास mg cos थीटा और ये हो जाएगा आपके पास mg sin थीटा। तो मैं इस पार्टिकल के लिए लिख सकता हूं कि जो सेंटर की तरफ फोर्सेस हैं कौन कौन से हैं। देखिए ये सर्कल में घूम रहा है, ये एक सर्कल में घूम रहा है और उस सर्कल का सेंटर कहां है, सर्कल का सेंटर ये है। तो मैं कह सकता हूं कि सेंटर की तरफ लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। तो यहां से रखेंगे 2gl cos थीटा, 2g cos थीटा, 2mg cos थीटा, mg cos थीटा, 3mg cos थीटा। तो टेंशन आपको मिल जाएगा 3mg cos थीटा। टेंशन मुझे मिल चुका है। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। इसके ऊपर एक टेंशन लग रहा है ऐसे t, नीचे लग रहा है mg, एक नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और यहां इन फोर्सेस की बात करें टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा t cos थीटा और यहां पे आएगा आपके पास t sin थीटा। और इस रिंग की मूव करने की टेंडेंसी किधर है, मूव करने की टेंडेंसी, देखिए जब स्टैटिक फ्रिक्शन हम लगाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, सुनिए कि ये आप इमेजिन कीजिए यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कहां जाती, यदि यहां पर फ्रिक्शन नहीं होता इसके और इसके बीच में तो ये इधर जा रही होती, तो वही डायरेक्शन इसकी टेंडेंसी की डायरेक्शन है, इसकी टेंडेंसी है, तो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी टेंडेंसी के ऑपोजिट लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और क्योंकि हम मैक्सिमम एंगल की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी, दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। तो बस आप इस फोर्स को इसके बराबर कर दीजिए, इस फोर्स को इसके बराबर कर दीजिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा नॉर्मल n इज इक्वल टू mg प्लस t cos थीटा, इक्वेशन नंबर 3, और यहां लिख सकता हूं मैं म्यू इनटू n इज इक्वल टू t sin थीटा, इक्वेशन नंबर 4। तो आपको बस क्या करना है, आपको यहां नॉर्मल की वैल्यू या पुट करनी है यहां पे, और टेंशन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3mg cos थीटा। आपको एक इक्वेशन ऐसे मिलने वाली है, एक जगह cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, एक जगह sin थीटा cos थीटा मिलेगा। सॉल्व इसको करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, थोड़ा लंबा जाएगा, तो इससे अच्छा ऑप्शन है कि आप क्या करें, इन ऑप्शंस को मिला लें, इन ऑप्शंस को मिला लें। और ऑप्शंस भी आप मिलाना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा 30 या 60 डिग्री लेने पर, 30 या 60 डिग्री लेने पर आपको √3 कहीं ना कहीं बच रहा है, √3 बच रहा है। तो √3 हमें नहीं बचाना है, मतलब दोनों तरफ √3 बच रहा है, कट नहीं रहा है, तो 45 एकदम से फिट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि sin थीटा cos थीटा है तो वो 1/√2 1/2 1/2 बन जाएंगे, और एक इंटीजर जो है मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसको सॉल्व करने का है कि आप ये एंगल्स को वहां पे पुट कर दें और आंसर मैच करा लें, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ये समझ में आ गया। अगला सवाल हमारे पास है कि टेनिस बॉल है विद स्मॉल मास m2, टेनिस बॉल का मास m2 है, सिट्स ऑन अ टॉप ऑफ अ बास्केटबॉल लार्ज बॉल विच इज बास्केटबॉल, उसका मास m1 है। तो इसका मास है जी m1 और इसका मास है m2। साइज, एक छोटी बॉल होती है, एक बड़ी बॉल होती है। द बॉटम ऑफ द बास्केटबॉल इज एट हाइट ऑफ h above the ground and the bottom of the tennis ball is at a height of h plus d above the ground. The ball are dropped from the rest. Here all the collisions are elastic and m1 is greater than m2, the height from the point of collision to which the tennis ball bounces. तो आपको बताना है कि पॉइंट ऑफ कोलिजन से कितना ऊपर टेनिस की बॉल जाने वाली है। तो देखिए क्या होगा, ये जो बॉल है h हाइट नीचे है, तो ये बॉल जब यहां पर पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बता सकता हूं, h हाइट से गिरे हैं तो √2gh के बराबर इसकी स्पीड आ जाने वाली है। इस पॉइंट की स्पीड के बारे में मैं कह सकता हूं, ये पॉइंट जो है √2gh स्पीड से हिट करेगा और टकराने के तुरंत बाद जो है क्या होगा, √2gh स्पीड से ही वापस जाएगा, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है। तो मैं ये सिचुएशन अज्यूम कर सकता हूं, मुझे समझ में आ रहा है ये कि सर ये जो बॉल है ये हिट कर रही है √2gh स्पीड से, तो ये टकराने के बाद क्या होगा, √2gh स्पीड से ही ऊपर जाएगी। ये कितनी स्पीड से ऊपर जाएगी, √2gh स्पीड से, बिकॉज कोई भी पॉइंट इस बॉल पर h हाइट नीचे है। अब मैं ऊपर वाली बॉल की बात करूं, जैसे ही ये वापस आ रही है वो अभी भी नीचे की तरफ आ रही है। ये जो बॉल है ये अभी भी नीचे की तरफ आ रही है, बिकॉज ये ऊपर है, √2gh ये इससे नीचे आ रही है।
अब क्या होगा, ये आपस में टकराएंगे, ये आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद क्या होगा, क्योंकि बॉल का मास बहुत बहुत ज्यादा है तो बॉल जो है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज बॉल का मास बहुत बहुत ज्यादा है। ये बात आपको समझनी होगी। आप दीवार में जाके एक गाड़ी को भिड़ा दें तो वॉल के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, वॉल का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता है। सिमिलरली यहां कह सकता हूं, बिकॉज यहां दिया है कि मास बहुत बहुत ज्यादा है बास्केटबॉल का, तो इस बास्केटबॉल का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो बॉल है ये वापस ऊपर की तरफ चल जाएगी। ये मैं मान लेता हूं स्पीड v से चली जाती है, तो मैं यहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगा सकता हूं कि ये बिफोर कोलिजन सिचुएशन ये है, आफ्टर कोलिजन सिचुएशन ये है, कि ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है विरय बटे मिलन। विरय बटे मिलन का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मैग्नीट्यूड। तो देखिए कितने से सेपरेट हो रहे हैं, मैं लिख सकता हूं ये v माइनस अंडर रूट ऑफ 2gh स्पीड से सेपरेट हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय अप्रोच कितने से कर रहे थे, अंडर रूट 2gh से ये इसके पास जा रहा था, अंडर रूट 2gh स्पीड से ये इसके पास आ रही थी, तो मैं कह सकता हूं 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gh स्पीड से ये एक दूसरे के पास आ रहे थे। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, बिकॉज सारे कोलिजन यहाँ पे इलास्टिक हैं, तो आपको यहां से मिल जाएगा v इज इक्वल टू 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gh। अब इतनी स्पीड से टेनिस की बॉल जो है वो ऊपर जाएगी, तो आपको बताना है कि पॉइंट ऑफ कोलिजन से कितना हाइट ये ऊपर चली जाएगी। तो मैं इस पॉइंट से यदि हाइट निकालना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम हाइट जो है पॉइंट ऑफ कोलिजन से दैट इज v स्क्वायर बाय 2g के बराबर होने वाली है। सो 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 9h के बराबर आंसर। सो 9h विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक लॉन्ग रिजिड वायर है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग लेटा हुआ है और उसमें करंट बहता है 10 एम्पियर के बराबर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। तो ये वायर का जो डायग्राम है बना लेते हैं। ये वायर है जी, वायर में करंट है 10 एम्पियर और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ बह रहा है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एग्जिस्ट करता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक आई कैप है, 1 आई कैप और एक 2x स्क्वायर जे कैप है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है आपके पास bx और एक आपके पास है by। दो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं। तो आपको निकालना क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स निकालिए ऑन द सेगमेंट ऑफ द वायर बिटवीन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 4 के बीच में ये जो वायर है, इस वायर पर निकालिए कितना फोर्स लग रहा होगा। हम जानते हैं कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके ऊपर IL क्रॉस B के बराबर फोर्स लगता है। तो यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं जो एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए इस वायर का L वेक्टर जो है इस तरफ है, इस वायर का L वेक्टर है इस तरफ, और यदि मैं बात करूं इस वाले मैग्नेटिक फील्ड की Bx वेक्टर की बात करूं तो इन दोनों का क्रॉस कितना आएगा, इन दोनों का क्रॉस कितना आएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं फॉर्मूला IL क्रॉस B के अकॉर्डिंग इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी असर इस वायर पर नहीं पड़ेगा इस समय। ठीक, समझ गए यार? क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स कंडक्टर पे होता है IL क्रॉस B के बराबर, सबको पता है IL क्रॉस B यानी L क्रॉस B की डायरेक्शन में होता है। अब लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। सो एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेकार है, कोई उसका काम यहां पर नहीं है। हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, एल वेक्टर है ऐसे, सो एल क्रॉस बी बाहर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है। तो इस वायर के ऊपर मैं कह सकता हूं फोर्स जो लगेगा वो लगेगा बाहर की तरफ, इस तरफ जो है फोर्स लगने वाला है बाहर की तरफ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में वेरिएबल है, वो अलग अलग एक्स पर अलग अलग जो है फील्ड लग रहा है। तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा कि मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे लेने वाला हूं। मैं इस रॉड के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा और एलिमेंट मैंने लिया है x इज इक्वल टू एक्स पर। मैंने ऑरिजिन से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का मैंने एक एलिमेंट लिया है और इस एलिमेंट के ऊपर जो लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड है मैं कह सकता हूं कितना है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है 2x स्क्वायर j कैप। सो 2x स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट हियर।
और जो डीएल वेक्टर है वो इसका इस तरफ है, तो मैं कह सकता हूँ फोर्स जो लगेगा छोटा सा, दैट विल बी I इंटू एल इंटू बी विच इज 2x स्क्वायर, इसको x कर दीजिए dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे और आपको इंटीग्रेट करना है x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4 तक, तो आपको यहाँ मिलेगा 2i/3 x क्यूब 1 से लेके 4, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2/3, i की वैल्यू है 10, i की वैल्यू कितनी है 10 और x क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 64 63 21 42 420 आपको आंसर मिल जाएगा। 420 न्यूटन will be the net force on this wire segment, on this segment of the wire। तो इस तरीके से सॉल्व कर लिया। जब भी आप ध्यान रखें कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, फोर्स निकालना हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, उसको प्लेस किया गया है प्रिंसिपल एक्सिस पर, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ। हमारे पास है यहां एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 20, यानी कि यहां से 40 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मतलब 2f पे ऑब्जेक्ट रखा है, और 2f पे यदि ऑब्जेक्ट रखा है तो 2f पे ही आपको इमेज मिलने वाली है। यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दूर इस ऑप्टिकल सेंटर से आपको इमेज मिलेगी। ठीक, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, यहाँ पे आपको इमेज मिल गई। आपको दिया हुआ है आगे कि द डायमीटर ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि अपर्चर डायमीटर है ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और एक आंख रखी हुई है 60 सेंटीमीटर दूर टू द राइट ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस h बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से 60 सेंटीमीटर दूर और यहां h हाइट नीचे एक आंख रखी है, और आंख में ये जो इमेज है बननी चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h टू सी द इमेज, तो इमेज दिखनी चाहिए इस आंख को। तो इमेज दिखने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो रे है लाइट की, जो रिफ्रैक्ट होके रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वो आंख में घुस जानी चाहिए, तो उसको दिख जाएगी इमेज। तो मैं जैसे सारी चीजों को देख पा रहा हूं, तो क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि यहां से रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने वाली जो लाइट है वो मेरी आंखों में पड़ रही है, तो इमेज मेरी आंखों में बन पा रही है। तो सेम हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो लाइट रे आ रही हैं रिफ्रैक्ट होके, लेंस का केस है तो रिफ्रैक्ट होके, तो वो आंखों में पड़नी चाहिए। तो देखिए इसमें रे डायग्राम बनाना चाहता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे इमेज बन रही है, तो इस तरीके से आपको रे डायग्राम यहाँ पे मिलने वाला है। ये आपको रे डायग्राम मिलेगा कि लाइट रेज आ रही हैं इस तरीके से, और रिफ्रैक्ट होके वो इस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। अब यहां पे कन्वर्ज तो हो गई, यहां पे एक हमको शार्प इमेज बन जाती है, लेकिन यहां से निकलने के बाद वो ऐसे भी जा रही हैं, ऐसे भी जा रही हैं, लाइक दिस। तो मैं बात कर रहा हूं इस एक्सट्रीम वाली लाइट रे की, जो यहां से बिल्कुल किनारे पर पड़ रही है, यहां से बिल्कुल किनारे में पड़ रही है, वो लाइट की जो रे है, वो लाइट की जो रे है, वो आप ट्रेस करिए, वो यहां तक जा रही है। तो मैं यदि मैक्सिमम हाइट निकालना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि ये जो सबसे बच बच के जो लाइट रे निकल रही है, ये हमारी आंख में पड़ जाए, ये हमारी आंख में पड़ जाए, तो हमें मैक्सिमम हाइट जो है वो मिल जाएगी। तो मुझे क्या निकालना है? मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यहां पे मैं लगा सकता हूं। देखिए भैया, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे? ये वाली जो डिस्टेंस है ये 20 है। कैसे पता 20 है? बिकॉज यहां से 60 सेंटीमीटर पे रखी है ये आंख जो है, 60 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द लेंस, ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास 40, ये आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर, बिकॉज पूरा अपर्चर 10 सेंटीमीटर था, अपर्चर का अपर्चर रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये वाली हाइट कितनी है h मैक्स के बराबर। तो मैं यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल लगाऊंगा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल आपको नहीं आता है तो आप देखिए ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ का tan थीटा यहाँ के tan थीटा के बराबर कर दीजिए। सो 5/40 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास दिस h/20, 20 से गया 20 टाइम्स 2 टाइम्स, सो hm की वैल्यू आपको मिल जाती है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पता चल जाती है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, समझ गए? सवाल है हमारे पास कि एक टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट L बाय G। लेंथ को डिफाइन किया है ऐसे 10 प्लस माइनस
0.01 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है दैट इज 0.5 प्लस माइनस 0.02 सेकेंड। तो ये किसी मेजरमेंट को लिखने का तरीका है कि ये हमारे पास मीन वैल्यू है मेजरमेंट की, और इतना एब्सोल्यूट एरर इसमें आ सकता है, क्योंकि मेजरमेंट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं कि वो एग्जैक्ट एक्यूरेट जो है नाप नहीं सकते हैं, तो इतना अमाउंट ऑफ एरर प्लस माइनस हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे टाइम पीरियड जो मेजर किया है उसमें इतना प्लस माइनस हो सकता है। तो हमें बताना ये है कि वैल्यू ऑफ जी जो है, वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू में कितना परसेंटेज एरर आ सकता है। तो जब हम परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं, निकाल रहे होते हैं, तो हम मैक्सिमम एरर की कोशिश करते हैं निकालने की, बिकॉज मैक्सिमम एरर जो है हमारे काम का है, मिनिमम एरर तो जीरो हो ही सकता है, तो मैक्सिमम एरर हम हमेशा निकालते हैं। तो तरीका क्या है, यदि आपको किसी भी क्वांटिटी में एरर निकालना है तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, या तो आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो इस एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो क्वांटिटी निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, और बाकी जो नॉन क्वांटिटीज हैं उनको राइट में ले जाइए। तो मुझे जी पता है, जी नहीं पता है, लेकिन मुझे टाइम पीरियड और लेंथ पता है, तो मैं जी को लेफ्ट में ले जाऊंगा, टाइम को राइट में ले जाऊंगा। तो स्क्वायर कर दीजिए पहले, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। तो आपको यहां मिलेगा जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाय टी स्क्वायर। अब यहां पे आप एक क्लस्टर बना सकते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है, और ये सब यदि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो आपको क्या करना है, देखिए डेल्टा जी बाई जी, आप ये रिलेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू, इसमें क्या कोई एरर आ सकता है? ये देखिए कांस्टेंट वैल्यूज हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं, इनमें कोई भी एरर नहीं आएगा। तो मैं यदि डेल्टा 4 पाई स्क्वायर लिख भी देता हूं डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू 100, तो ये वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, सब प्लस में आपको लिखना पड़ेगा, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, और ये डिवाइड में है तो भी प्लस में लिखना होगा, मल्टीप्लाई में है तो भी प्लस में लिखना होगा। पावर जो है, पावर आ जाती है आगे, आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स डेल्टा टी बाय टी। ऐसे याद रख लीजिए। यदि आपको डिफरेंशिएशन वाला याद है तो डिफरेंशिएशन वाले तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों साइड में ln ले लेता हूं, तो ln g इज इक्वल्स टू ln ऑफ 4 पाई स्क्वायर प्लस ln ऑफ l, और यहां पे आ जाएगा माइनस 2 ln t। अब इनको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा dg बाय g, dg बाय g, 1 बाय g dg इज इक्वल्स टू 0, ये आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको प्लस dl बाय l, और यहाँ पे भी आपको प्लस ही लिखना है बिकॉज हम यहाँ पे मैक्सिमम एरर निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्लस आपको मिलेगा 2 dt बाई टी। ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, बात बिल्कुल समान है। यहाँ पे dg है, यहाँ पे डेल्टा g है, यहाँ पे dl है, यहाँ पे डेल्टा l है, यहाँ पे डेल्टा t, यहाँ पे dt, बात बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज में रखने वाला हूं, तो डेल्टा g बाई जी इंटू 100, यानी परसेंटेज एरर इन g इज इक्वल टू डेल्टा l बाई एल। डेल्टा l कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय l कितना है 10 इंटू 100। यूनिट्स का कोई लफड़ा नहीं है बिकॉज जो डेल्टा l का यूनिट है वही l का यूनिट है, तो आप इसे मीटर में करने की जरूरत नहीं है, हमें मीटर में चेंज करने की। उसके बाद क्या है हमारे पास 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी कितना है 0.02 डिवाइडेड बाय टी विच इज 0.5 इंटू 100। तो ये देखिए आपको क्या मिल जाता है, ये 1 बाय 10 0.1 मिल गया, प्लस ये 0.04, ये 2 4 8 मिल जाएगा आपके पास, तो आपको मिल जाएगा ये 8.1% आपको मिल जाता है। तो 8.1% के आसपास जो ऑप्शन है वो आप टिक कर देंगे, 8% आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि आइस स्टार्ट्स फॉर्मिंग इन अ लेक where the water is at 0 degrees Celsius and the ambient temperature is minus 10 degrees Celsius. If the time taken for 1 centimeter of ice to be formed is 7 hours, then the time taken for the thickness of ice to change from 1 centimeter to 2 centimeter is. तो ये सवाल है फ्रीजिंग ऑफ लेक वाले कॉन्सेप्ट से, और ये जब हम पढ़ाते हैं तो ये सवाल जरूर कराते हैं। ये बेसिकली एक स्टेपल है, यानी कि ये सवाल तो हमेशा होता ही है, जितने भी क्लासों में मैंने पढ़ाया है आज से पहले हर बार ये सवाल करवाया है क्लास में आपके। तो यहां पे देख लेते हैं कि आइस कैसे जमती है किसी पॉन्ड में, किसी लेक में। तो ये मान लीजिए आपके पास एक पॉन्ड है, लेक है, और इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल पानी।
बाहर का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस और यहां का जो पानी का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है। हम ये बात जानते हैं हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। तो हायर टेम्परेचर कौन है 0 डिग्री सेल्सियस, लोअर टेम्परेचर कौन है -10 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए दोस्तों हीट कहां से कहां जानी चाहिए? हीट हम कह सकते हैं यहां से यहां जानी चाहिए, हीट नीचे से जानी चाहिए ऊपर। और यदि किसी ऑब्जेक्ट में से हीट को हम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। एक गर्म पानी में से हीट निकाल लूं तो क्या हो जाएगा? वो ठंडा पानी बन जाएगा। तो यदि आइस इस 0 डिग्री वाटर में से हम हीट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बर्फ बन जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर लेयर जमने में 7 घंटे लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं। तो मैं मान लेता हूं, पहले मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, उसके बाद इसको सॉल्व करूंगा कि जिस समय मैं टाइम ऑब्जर्व कर रहा हूं, थिकनेस ऑब्जर्व कर रहा हूं, उस समय तक x जो हाइट है वहां तक बर्फ जम चुकी है ऑलरेडी। कि मैं आया यार यहां पे, ऑफ कोर्स मेरे सामने तो स्टार्ट नहीं होगा पूरा फिनोमिना, तो मैं आया, मैं घूम रहा हूं अचानक नदी के आसपास और मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, और जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तब x जो डेप्थ है वो जम चुका है। x यहां इतने अमाउंट में क्या है? हमारे पास बर्फ बन चुकी है, और यहां का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। ये हाइट कितनी है बेटा? x के बराबर है। और इसका जो एरिया है मैं मान लेता हूं, एरिया इस पॉन्ड का a के बराबर है। इस पॉन्ड का एरिया जो है वो a के बराबर है, वो हम मान लेते हैं a। और dt टाइम में एक्स्ट्रा dx जो थिकनेस है वो जम जाती है। मैंने ये पाया कि dt टाइम इंटरवल में जो dx थिकनेस है वो और जम जाती है। dx थिकनेस के बराबर आइस और जम जाती है dt टाइम में। तो मैं ये कहूंगा कि यहां से हीट जो है वो ऊपर की तरफ गई है, यहां से हीट ऊपर की तरफ गई है। तो बताइए dx थिकनेस को जमाने में जो एनर्जी गई होगी यहां से उड़ के, वो कितनी गई होगी? फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, m इंटू एल के बराबर। कितना मास यहां का है? मास कैसे निकालें? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया इंटू दिस थिकनेस dx, ये इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इतना हीट इस पार्ट से बाहर निकल गया है, और वो ट्रेवल करता हुआ इतना पार्ट बाहर निकल गया है, एनवायरनमेंट में चला गया है। और मैं एक बात जानता हूं कि आपने फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन पढ़ा होगा कि हीट यहां से कंडक्ट होके इस x हाइट ट्रेवल करके बाहर निकल गई है। बाहर का टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं लिख सकता हूं यहां से हीट के फ्लो होने का रेट जो है स्टेडी स्टेट में वो कितना है? Ka डेल्टा T बाय L। लिख सकता हूं K इंटू A इंटू डेल्टा T। यहां का टेम्परेचर 0, बाहर का टेम्परेचर है -10, तो टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस चल के गई है हीट, मैं कह सकता हूं x के बराबर। तो यहां से आप dq की वैल्यू जो है Ka इंटू 10 बाय x इंटू dt, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को आप बराबर कर दीजिए तो आपको देखिए क्या मिलेगा? रो इंटू a dx into LF is equal to Ka by x into 10 into dt। तो एरिया से एरिया यहाँ कैंसिल आउट हो गया, आपको मिलेगा यहाँ पे रो x dx, और यहाँ पे मिलेगा LF is equal to 10K into dt। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि टाइम t बराबर 0 पे और टाइम t बराबर t 7 घंटे में कितना बर्फ जमा है? 0 से 1 सेंटीमीटर के बराबर। ये क्वेश्चन में आपको दिया है। तो यहां आ जाएगा आपके पास रो LF x स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 10K इंटू 7। तो यहां से आपको वैल्यू जो मिल जाती है वो मिल जाती है रो LF अपॉन 10K इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 3। ये रिजल्ट आपको यहां से मिल जाता है जो गिवन डेटा है आपके पास। तो आपसे पूछा गया है कि 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर जो बर्फ जमने में कितना समय लगेगा, यानी कि फर्दर 1 सेंटीमीटर और आपको बर्फ जमानी है। तो मैं फिर से ये इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं कि LF इंटू रो इंटू x dx, लिमिट लगेगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10K, टाइम कितना लगा है? 0 से लेके t dt। सॉल्व करिए इसको, t 10K और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास? LF इंटू रो
और x का जगह एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 3। तो यहां से रो एल एफ डिवाइडेड बाय 10k इज इक्वल टू t बाय 3, t बाई 3, 2t बाई 3 आपको मिल रहा है। और ये वैल्यू जो है किसके बराबर है, 14 के बराबर है। 14 इज इक्वल टू 2t बाई 3, तो ये गया आपके पास 7 बार, टाइम आपको मिल जाएगा 21 आवर्स जो हैं यहाँ पे लगने वाले हैं और 1 सेंटीमीटर बर्फ जमने। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मॉडरेट से हार्ड लेवल जो है इसका रहा है, हार्ड कह सकते हैं इसका ना, ये हार्ड क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि एक मोल है आइडियल गैस का, एक मोल आइडियल गैस दे दिया है, goes through the process 2v square upon 1 plus v square, the change in temperature of the gas when volume changes from 1 meter cube to 2 meter cube। वॉल्यूम चेंज हो रहा है 1 से 2 मीटर क्यूब, तो आपको बताना है कि टेम्परेचर में चेंज कितना जाएगा। आइडियल गैस है, बताइए। इसमें हम जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 के बराबर, तो टेम्परेचर आप लिख सकते हैं पीवी अपॉन आर के बराबर होगा। तो टेम्परेचर में चेंज निकालना है तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिख सकता हूं, यानी कि पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाय आर, ये आपको टेम्परेचर में चेंज मिल जाएगा। तो यहां पे वैल्यूज रखना स्टार्ट कीजिए। तो यहां से पी फाइनल में लिखूंगा, फाइनल वॉल्यूम जो है 2 है, तो 2 जो है आप उठा के रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 स्क्वायर विच इज 4, और वॉल्यूम कितना है आपके पास 2 माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, यानी पी इनिशियल डालेंगे यहाँ पे, यानी वॉल्यूम इनिशियल की वैल्यू डालेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर और इंटू मिलेगा 1। तो ये देखिए कितना हो गया आपके पास, 4 चौक 16, 16 बाय 5 माइनस में 2 बाय 2, सो 11 बाय 5 आर आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सो टेम्परेचर में चेंज इस 11 बाय 5 आर के बराबर आपको मिल जाता है। आसान सवाल था काफी। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया है कि एटॉमिक मास 1h2 का 2h2 का है 2.0141 U एटॉमिक मास यूनिट और इतना है रेस्पेक्टिवली। टेकिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू बी दिस मच, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन 2 moles of 1h2 undergoes a fusion to form 1 mole of 2HE4। तो यहां पे हम चाहते हैं कि दो ये 1h2 मिलके क्या बना दें, 2He4 बना दें। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो निकलने वाला है वो हमें निकालना है। तो पहले मैं यहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन लिख देता हूं, 1h2 प्लस 1h2 इज इक्वल टू 2He4। तो यहां से कुछ जो इस पूरी रिएक्शन में कुछ एनर्जी जो है यहां से निकलती है, तो मैं यहां पे सिंपली मास का कंजर्वेशन लगा सकता हूं कि मास ऑफ कोर्स एनर्जी इज आल्सो मास, मास इज आल्सो एनर्जी। तो ये दोनों का जो टोटल एनर्जी है mc² प्लस mc² इज इक्वल टू इसका एनर्जी mc² प्लस q। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि q की वैल्यू आपको मिलेगी डेल्टा mc², यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू c² आपको दे देगा टोटल एनर्जी इस रिएक्शन में जो निकली है। मास डिफेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, तो पहले रिएक्टेंट का मास लिखिए, तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू मास ऑफ रिएक्टेंट, 1H1 का मास है 2.0141 माइनस प्रोडक्ट का मास कितना है। देखिए मास हमेशा रिएक्टेंट का ज्यादा होगा यदि एनर्जी निकल रही है तो, बिकॉज यहां से ज्यादा मास यहां कम मास, तो जो मास गायब हुआ है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, यही कहा था आइंस्टाइन ने। तो 2.0141 और माइनस में आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4.0026, ये मास में डिफेक्ट हो गया। अब ये मास में डिफेक्ट है, ये एटॉमिक मास यूनिट में है और आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक एटॉमिक मास यूनिट में इतने किलोग्राम होते हैं। तो यहाँ पे मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा इसे, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 और यहाँ पे c² आ जाएगा विच इज 2.998 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ये तो बहुत मुश्किल सी कैलकुलेशन हो गई है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप कि आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं। यदि आपको डेल्टा m पता चल गया है AMU में, डेल्टा m यदि पता चल गया है AMU में, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
पर एएमयू में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन एएमयू से। तो आपको बस क्या करना है, डेल्टा एम निकाल लीजिए एएमयू में और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 931.5 से, तो एएमयू से एएमयू कट जाएगा, आपको मिलेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। मेगा का मतलब होता है 10⁶। सो फाइनल आंसर में 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको आंसर जूल में मिल जाएगा। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप जूल में आंसर निकाल सकते हैं जो आपसे फाइनल निकलवा रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि सारे ऑर्डर जो हैं चारों ऑप्शंस के बराबर हैं, तो हमें मेन फोकस करना है इस पे, मेन फोकस करना है आपको इस वाले नंबर पे। ठीक है, तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ये कार है जो एक ऊंची पहाड़ी की तरफ अप्रोच कर रही है, मूव कर रही है। द ड्राइवर साउंड्स अ हॉर्न ऑफ frequency f. The reflected sound heard by the driver has a frequency of 2f. If v is the velocity of sound, then the velocity of the car in the same velocity units will be. तो हमें वेलोसिटी कार की बतानी है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक कार है और कार जो है f फ्रीक्वेंसी का हॉर्न मारती है, सामने जो है हिल है। तो पहले आप देखिए कि हिल को एक ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट कीजिए, तो हिल तक पहुंचने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी ये आप निकालिए। तो मैं इसको नाम दे देता हूं f1. f1 इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द हिल। हिल को ऑब्जर्वर मान के फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, तो आपको मिल जाएगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f, v ऑब्जर्वर जो है वो जा रहा है लेट्स से वेलोसिटी u से, ये सोर्स है तो -u आपको मिल जाएगा, यहाँ पे +0 मिल जाएगा। यदि आपको ये डॉपलर्स इफेक्ट सीखना है तो हमारे जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं उनमें आप सीख सकते हैं डॉपलर इफेक्ट का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत ही शानदार वीडियो है, 15-20 मिनट का वीडियो है जिसमें एक कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है, वो आप देख सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हर्ड होगी हिल को fv/v-u। अब यहां से जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होगी और जो वापस ड्राइवर तक पहुंचेगी, मैं मान लेता हूं वो f2 के बराबर है। तो ये फ्रीक्वेंसी आके यहां पड़ रही है, तो लिखूंगा f2 = f1। ये अब सोर्स है, सोर्स की वेलोसिटी कितनी है 0, सो v + 0, और ये ऑब्जर्वर है इसके पास जा रहा है तो यहाँ पे मिल जाएगा v + 0। तो यहाँ पे f1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो f2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2f, f1 की वैल्यू कितनी है fv/v-u, और यहाँ आ जाएगा आपके पास v + u डिवाइडेड बाय v। v से v कैंसिल आउट हो गया, f से f कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल जाता है यहाँ से 2 = v + u/v-u। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपको देखिए क्या मिलता है। सो 2v - 2u = v + u, सो 3u = v और u = v/3। सो v/3 के बराबर आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि कार्नोट रिवर्सिबल इंजन है, कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ द हीट इनपुट इनटू वर्क। यानी कि आपको डायरेक्ट एफिशिएंसी आपको दे रखी है, एफिशिएंसी इज 1/6 व्हिच इज वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन, और इसको आप लिख सकते हैं कि 1 - टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। ठीक, इसमें कभी कोई गलती नहीं होगी, आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज यदि आप इसको उल्टा कर भी देंगे, मान लो गलती से मैंने लिख दिया टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, तो हॉट का टेम्परेचर ज्यादा होता है, कोल्ड का टेम्परेचर कम होता है, तो ये क्वांटिटी 1 से ज्यादा आ जाएगी, और 1 से ज्यादा कोई क्वांटिटी को 1 में से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा आपके पास। तो आप हमेशा ऐसे याद रख सकते हैं कि हमेशा ये जो आपके पास वैल्यू है एफिशिएंसी की, ये 1 से कम होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हमेशा यहाँ पे कम टेम्परेचर आएगा, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर आएगा। तो आपसे कभी गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर कोल्ड बाय टेम्परेचर हीट, अब क्या कह रहे हैं ये 1/6 के बराबर है। सो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर विल बी इक्वल टू 5/6। यहां से हमने निकाल दिया। अब कहते हैं कि सिंक का मतलब इंजन जब वर्क करता है तो कोल्ड टेम्परेचर को हीट देता है और हायर टेम्परेचर के रिजर्वायर से हीट लेता है। तो सिंक का मतलब कोल्ड रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर 62 केल्विन से घटा दिया जाता है। तो मैं लिख देता हूं टेम्परेचर ऑफ कोल्ड -62 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, और ये 1 में से माइनस करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी देगा, फ्रीक्वेंसी हो जाती है 1/3 के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर -62
divided by temperature of hot reservoir is equals to 2/3. Equation number 2. Equation number 1. तो बताइए sum of the temperatures of the source and the sink. तो सोर्स और सिंक यानी हॉट रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर दोनों के टेम्परेचर का समीशन कितना होगा आपको निकालना है केल्विन में। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा, तो इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन 1 मैं 2 को डिवाइड कर देता हूं। सो टी कोल्ड बाय टी हॉट डिवाइडेड बाय टी कोल्ड माइनस 62 डिवाइडेड बाय टी हॉट इज इक्वल टू 5/6 बाय 2/3। ठीक, तो टी हॉट से टी हॉट गया, आपको मिलेगा टी कोल्ड डिवाइडेड बाय टी कोल्ड माइनस 62 इज इक्वल्स टू 5/6 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2, 3 से गया 2, 4 4TC इज इक्वल्स टू 5TC माइनस 10 310। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा TC इज इक्वल्स टू 310। सो TC की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई। अब TC आपको यदि मिल गया है तो आप हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। यहां से आ जाएगा 6/5 इंटू 310। ये 1 इंटू 310, ये 6/5 इंटू 310, तो आपको टोटल टेम्परेचर मिल जाएगा। टोटल टेम्परेचर ऑफ हॉट प्लस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड इज इक्वल टू 5 + 11/5 इंटू 310। तो 5 से ये चला गया आपके पास, सॉल्व कर लेना है इसको। सो 0 11 11 1 33 34 3 4 1 0, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 का 30 4 8 1 682 के आसपास जो है आपको आंसर मिल जाएगा 682। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर व्हेन द पेंडुलम इज एट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो समीशन है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है, और ये कांस्टेंट रहती है समय के साथ। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो यहां पे हमें रेशियो निकालना है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। तो मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी प्लस 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इसको यहां ले जाता हूं तो आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी माइनस 1। इतना लंबा क्यों खींचा है पता नहीं मैंने। तो टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ KA² डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ KX² और इज -1 आप कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा आपको, हाफ K से हाफ K कैंसिल आउट हो गया, A² x² -1। A कितना है 10² डिवाइडेड बाय 4² -1, तो आपको मिलेगा 100/16 -1 यानी कि 64 डिवाइडेड बाय 64। 100 - 16 विच इज 84 डिवाइडेड बाय 16। 4 से उड़ा दीजिए इसको, 2 1 4 5 और आपके पास बचा है 4 पंजे 20 0.25 5.25 आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद बस यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप जितने भी कॉन्सेप्ट आज आपने यहाँ पे सीखे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे से नहीं आता था या मेरे से गलत मुझे याद था, तो अभी के अभी जो है आप अपनी एक नोटबुक में एक पेपर पर वो सारी बातें लिखिए, सारे फॉर्मूले लिखिए, और जितने भी ऐसे टेस्ट आते जाएंगे डेली इसे फॉलो कीजिए। 7:30 बजे सुबह डेली इसको फॉलो कीजिए, और जितने भी कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे वो पेपर से पहले जरूर आप उनको पढ़ के जाएं, और आपका स्कोर जो है डेफिनेटली जो है इंप्रूव होने वाला है एग्जाम में। और एग्जाम में जो आपकी एंग्जाइटी है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी यदि ऐसा ही कोई सिमिलर क्वेश्चन आता है तो। ठीक, तो ये काम जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।